नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैदिक PCS एकेडमी पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं प्रत्येक सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को आपकी क्लास लूँगा इस चैनल पे। तो आज जो है बृहस्पतिवार है और आज जो हमारी क्लास होगी, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये क्लास जो है वहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ से मैंने इस चैनल पे वीडियो बना के छोड़े हैं। और पिछला जो वीडियो हमारा था वो भारत का अपवाह तंत्र भाग 2 वहाँ से मैंने छोड़ रखा है। तो जो आज की हमारी क्लास होगी, ये क्लास जो है मृदा अथवा मिट्टी पे होगी। तो आइए देखते हैं मृदा अथवा मिट्टी क्या है। तो सबसे पहले मृदा अथवा मिट्टी। मृदा क्या होती है? मृदा जो है एक प्राकृतिक संसाधन है और ये नवीकरणीय है, यानी इसका निर्माण हो सकता है, लेकिन इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है। यह जो है कई हज़ार या लाख वर्षों में इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मृदा क्या है। ये मृदा हो गई कि मृदा जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। ये आप मेंस में भी अगर आपको लिखना होता है तो लिख सकते हैं। और बेसिकली ये जो क्लास है ये तो प्री के लिए है, तो प्री के हिसाब से ही हम यहाँ चीज़ों को ले चलेंगे। अब दूसरी चीज़ कि कितने तत्वों से मिलकर मृदा बनती है। मृदा कितने तत्वों से बनती है, यानी मृदा में क्या क्या तत्व होते हैं। तो मृदा में बेसिकली जो यहाँ देखिए 4 तत्व हैं। क्या होते हैं? 4 तत्व। तो जो पहला तत्व होता है मृदा का वो होता है ह्यूमस, जिसको हम कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। जिससे मतलब आप समझ सकते हैं कि पत्तियाँ या सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं उससे मृदा में जो हिस्सा होता है वो होता है आपका 5 से 10%। इसको आप याद भी रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछा भी जा सकता है कई बार मिलान करने के लिए। तो पहला हो गया आपका ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, ये हो गया आपका 5 से 10%। और दूसरा जो मृदा निर्माण में तत्व होता है और एक बड़ा हिस्सा है ये मृदा निर्माण का, ये होता है खनिज पदार्थ। जैसे जो खनिज पदार्थ होते हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है उसका हिस्सा होता है मृदा में 40 से 50%। कभी कभी ये 40 हो सकता है, कभी कभी 50 हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की मृदा है उस आधार पर। तीसरी जो सबसे प्रमुख चीज़ है मृदा निर्माण में वो है जल। और जल का हिस्सा आप देख सकते हैं कि 25% होता है। तो जल कितना हो गया? 25% हो गया। ये मिला हुआ होता है मृदा के साथ। और चौथा जो इसका तत्व है जिससे मृदा का निर्माण होता है वो है मृदा वायु, और इसका हिस्सा भी जो है मृदा में 25% होता है। यानी ये दोनों जो है 25% और ह्यूमस 5 से 10% और खनिज जो है 40 से 50%। यानी सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होता है खनिज का होता है, उसके बाद मृदा जल और मृदा वायु का होता है। इसके पश्चात जो है ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। अब ये हो गया कि मृदा क्या है। उसके बाद जो है दूसरी बात कि किन तत्वों से बनती है वो हमने चर्चा कर ली। अब इसके बाद महत्वपूर्ण है मृदा। मृदा जो है हमेशा परिच्छेदिका के रूप में होता है, यानी प्रोफाइल होती है। और प्रोफाइल कैसे होगी? यहाँ अगर आप किसी मिट्टी को मान लीजिए एक टीला है या ऐसे काट रहे हैं तो इसमें 4 संस्तर होते हैं। ये बेसिकली 4 संस्तरों में बटी होती है। इस तरह का डिवीज़न जो है एक साइंटिफिक डिवीज़न है और ये मृदा के विश्लेषण या उसके अध्ययन के लिए है, ये हम समझ लेते हैं। और कैसे मृदा में कौन सी चीज़ ग्रोथ करती है वो इसके लिए होती है। तो जो पहला संस्तर होता है उसको कहते हैं हम संस्तर ए, दूसरा जो होता है बी, तीसरा सी और चौथा डी। यानी मृदा परिच्छेदिका में ये 4 संस्तर हैं। और ये जो पहला संस्तर आप देख रहे हैं यानी ए देख रहे हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वनस्पतियों की वो इसी हिस्से में होती हैं। यानी जो जड़ होती है पौधों की वो इसी एरिया में होती है। और ये सारी जो है जैविक क्रिया इस ए संस्तर में होगी। और जो दूसरा बी संस्तर होता है ये इस निचला हिस्सा होता है ए संस्तर का। इसमें जो है इसको जो है सब सॉइल कहते हैं। इसको हम ऊपरी मृदा कहते हैं जो ए संस्तर है, और जो बी संस्तर है इसको हम सब सॉइल कहते हैं। इसके पश्चात आता है सी यानी तीसरा संस्तर, और इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट लवण ये होते हैं तीसरे संस्तर में। और जो मृदा परिच्छेदिका का सबसे निचला संस्तर होता है जो डी संस्तर है, तो इस डी संस्तर में कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती। और जो मृदा पौधों की जड़ें होती हैं या वनस्पतियों की जड़ें होती हैं वो इस संस्तर तक नहीं पहुंच पाती, इस संस्तर तक नहीं पहुंच पाती।
तो आप ये मृदा परिच्छेदिका को देख लिए। अब इससे आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि किस परिच्छेदिका में जो है, मृदा परिच्छेदिका के किस संस्तर में जो है जड़ें नहीं पहुंच पाती, तो इसका आसान सा जवाब हो जाएगा डी। इसी तरह से और भी इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये हो गया मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। अब जो है चौथा पॉइंट है रासायनिक आधार पर मृदाओं या मिट्टियों का विभाजन। तो रासायनिक आधार पर मृदाओं का जो विभाजन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है अपने स्वभाव के अनुरूप मृदाएं क्या होती हैं, अम्लीय होती हैं। अम्लीय यानी इसमें हाइड्रोजन आयनों की प्रधानता होगी। तो जिस मृदा में रासायनिक रूप से हाइड्रोजन आयनों की प्रधानता होती है उसको हम अम्लीय मृदा कहते हैं। और दूसरा जो हिस्सा होता है इसमें रासायनिक विभाजन में वो आपका क्षारीय होता है। क्षारीय होता है यानी रासायनिक आधार पर मृदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अम्लीय हो गया और दूसरा क्षारीय हो गया। और आपने देखा कि अम्लीय मृदा में जो है हाइड्रोजन आयन की अधिकता है और क्षारीय मृदा में जो है नाइट्रोजन आयन की अधिकता होती है। और ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि जो अम्लीय मृदा होती है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है, तो ये हाइड्रोजन आयन की प्रधानता है और क्षारीय में नाइट्रोजन आयन की प्रधानता होती है। इसके बाद जो मृदा होती है उसमें जो है मृदा का जो रासायनिक माप होता है, रासायनिक स्केल पे इसका मापन होता है जिसे मृदा अभिक्रिया कहा जाता है। तो मृदा अभिक्रिया जो है उसका माप जो है पीएच में होता है। तो जो पीएच मान पे 7 पीएच मान जिस मृदा का होता है, पीएच मान जिस मृदा का पीएच 7 होता है वो जो होता है आपकी मृदा जो होती है वो उदासीन मृदा होती है। उदासीन मृदा यानी पीएच 7 मान जिस मृदा का है वो उदासीन मृदा कहलाती है। और जो 7 से नीचे होगा, जिसका मान जो होगा पीएच 7 से नीचे होता है, वह मृदा जो है अम्लीय होती है। अम्लीय होती है। और जिस मृदा का पीएच जो है 7 से ऊपर होगा वह मृदा जो है क्षारीय होती है। तो यहाँ पे आप रासायनिक आधार पर जो विभाजन देख रहे हैं, पीएच का मान अगर पीएच 7 है तो उदासीन। ये भी सीधे सीधे कई बार पूछा गया है कि उदासीन मृदा का पीएच मान क्या होता है, तो वो 7 होगा, पीएच मान इसका 7। और अम्लीय मृदा 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय होगी और 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान होगा वो क्षारीय होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात जो है उसमें ये है कि पौधे जो है किस पीएच मान में वृद्धि करते हैं। ये भी आपसे सीधे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि पौधे जो है या वनस्पतियाँ किस पीएच मान में वृद्धि करते हैं। तो उसमें जो पौधों के पीएच मान का जो वृद्धि है वो होता है 6 से लेके 7.5 तक, 7.5 पीएच मान। इस 6 से 7.5 के बीच में जो है पौधों की वृद्धि होती है या पौधों की वृद्धि के लिए यह पीएच मान सहायक होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय पौधों के लिए हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लवणीय क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं, जैसे जामुन है, आंवला है, सफोला है, ये सारी चीज़ें क्षारीय मिट्टी में होती हैं। और जो अम्लीय प्रधान मृदा होती है उसमें कुछ पौधे होते हैं। तो जब हम देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मृदा हेल्थ कार्ड जो हम भारत सरकार द्वारा एक कार्ड जारी किया जाता है, तो उसमें मृदा का स्वास्थ्य जो चेक किया जाता है वो इन्हीं अम्लीय और क्षारीय मृदा के गुणों के आधार पर किया जाता है। तो ये इसका रासायनिक विभाजन हो गया। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भारत में मृदाओं का विभाजन कितने प्रकार का है, और ये सबसे ज़रूरी है कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है और उस मृदा का नेचर क्या होता है, उसमें कौन सी फसलें पाई जाती हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और कथन कारण में अक्सर आप देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो या कोई भी छोटा बड़ा एग्ज़ाम हो। तो हम इसको देख लेते हैं। तो जो भारतीय मृदा के प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 8 प्रकार में बांटे गए हैं। कितने हैं? 8 प्रकार में। भारतीय मृदा को 8 प्रकार में बांटा गया है। तो जो पहली मृदा होती है वो है हमारी जलोढ़ मृदा। जलोढ़, इसको जो है हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं।
जलोढ़ मृदा क्या है? एलुवियल सॉइल है। और आप ये जानिए कि जितनी भी मैदानी मिट्टियाँ होती हैं, यानी जो नदियाँ अपने साथ गाद या मिट्टी को लेके आती हैं और उनसे जो निर्माण होता है वो जो है एलुवियल सॉइल होता है, यानी जलोढ़ मृदा होती है। और यह जो है 43.4% भूभाग पर, पूरे भारतीय भूभाग पर फैला हुआ है। तो यह इस हिसाब से जो है सबसे बड़ा मृदा समूह हो गया। तो आप ये भी याद रखिए कि सबसे बड़ा मृदा समूह क्या है? तो वो है जलोढ़ मृदा का या एलुवियल सॉइल का। उसके बाद नवीन और प्राचीन जो मिट्टी का स्वभाव है उसके आधार पे जो है इसको 2 टाइप में विभाजित करते हैं। पहला होता है बांगर, यानी जो प्राचीन जमाव होता है। जैसे नदियाँ, मान लीजिए, जब सपोज करिए गंगा नदी आ रही है तो कभी उसका कोर्स पुराना होता है, तो उसके पुराने कोर्स में जो मिट्टियाँ होती हैं वो किस टाइप की होंगी? बांगर मृदा कहलाएगी वो। और हर साल जो नदियाँ बाढ़ लेके आती हैं तो बाढ़ में बहुत सारी मिट्टियाँ या गाद का जमाव करती हैं वो अपने कोर्स में, तो वो मृदा जो होगी वो कहलाएगी खादर मृदा। तो खादर नवीन जमाव हो गया, बांगर जो है प्राचीन जमाव हो गया। और ये जो खादर होता है यह बेहद ही उपजाऊ होता है, इसलिए जो है इसमें किसी भी प्रकार की फसल आप उगा सकते हैं और ये काफ़ी उपयोगी होता है। अब जो एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा है इसमें पोटास और चूने की अधिकता होती है। और इस चूने की अधिकता के कारण ही हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदान है उसमें आप देखिए कि सबसे प्रमुख फसल जो है, नकदी फसल, वो गन्ना होती है। तो गन्ना जो है चूने वाली मृदा में तेज़ी से वृद्धि करता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यूपी में जो है गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो है इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन व जीवांश की कमी होती है, इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ जो है NPK जो यूरिया डाला जाता है, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस और पोटास होता है। तो NPK का एक अनुपात होता है, उसी अनुपात में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए वो डाला जाता है। और मैदानी भागों में आप देखते हैं कि यूरिया की समस्या हमेशा बनी रहती है और किसान परेशान रहते हैं। अब तो नीम कोडेड यूरिया भी आ गई है। तो अब देखिए दूसरी जो मृदा है हमारी वो है लाल मृदा। और लाल मृदा जो है वो संपूर्ण भूभाग के, भारतीय भूभाग के 18.6% भाग पर विस्तृत है। इस तरह से यह जो है दूसरी विशालतम मृदा है। भारत की दूसरी विशालतम मृदा क्या है? लाल। इसका भी क्रम आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो लाल मिट्टी है उसका विस्तार जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। सबसे ज़्यादा लाल मिट्टियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। और यह लाल मृदा जो है सबसे अधिक निच्छालित भी होती है। निच्छालित मतलब इसका अपरदन अपक्षय जो है ज़्यादा होता है। और लाल है तो इसमें आयरन या फेरस की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है इस लाल मृदा में। तो ये आप देख लीजिए लाल मृदा को। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण मिट्टी या मृदा है हमारे यहाँ भारत में वो है काली। काली मृदा का विस्तार जो है वो 16.6% भूभाग पे है। और सबसे ज़्यादा ये काली मृदा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। और इस काली मृदा का जो निर्माण है वो बेसिकली ज्वालामुखी से हुआ है, इसीलिए इसमें जो है कालापन है और इसमें पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है और परीक्षा में कई बार इसके अन्य नामों को भी सीधे सीधे पूछ लिया गया। तो इसको हम कितने नाम से जानते हैं, ये देख लीजिए। इसको रेगुर कहते हैं, रेगुर। और इसको करेल या करेल कहा जाता है। ये जो करेल कहा जाता है ये उत्तर प्रदेश में इसको बेसिकली बोला जाता है। और ये उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भाग में और पूर्वांचल में गाजीपुर ज़िले में भी इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसको करेल कहते हैं। और इसकी विशेषता होती है कि इसमें नमी धारण करने की बहुत अधिक कैपेसिटी होती है। और आप कभी जब करेल या करेल में जाएंगे तो वहाँ अगर आप जूते पहन के जा रहे हैं तो वहाँ से जूते को खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें दरारें होती हैं करेल मृदा में, इसीलिए इसको स्वतः जुताई मृदा कहते हैं। दरारों की वजह से क्या होता है कि हवाओं का जो भाग होता है वो मिट्टी में घुस जाता है और ये लगता है कि बिना खेत में जुताई किए ये दिखती है कि जुती हुई मृदा है ये। और इसमें जो है जो फसलें होती हैं वो जड़दार फसलें होती हैं, जैसे चना हो गया, तूर हो गया। और खट्टे फसलों वाले जो पौधे होते हैं जैसे अंगूर हम देखते हैं महाराष्ट्र में या नासिक वाले बेल्ट में आप देखिए बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी जड़दार और खट्टी फसलें होती हैं इसमें आराम से उगाई जा सकती हैं और इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ मृदा मानी जाती है, पोषक तत्वों की अधिकता होती है इसमें। अब जो चौथी मृदा हमारी है उसको हम कहते हैं लैटराइट। तो ये एक लैटिन शब्द है लैट, उससे बना है जिसका अर्थ होता है ईंट।
तो ये स्वभाव के हिसाब से जब आप कभी देखेंगे कि लैटराइट पे पानी पड़ता है तो ये मतलब ईंट की तरह मजबूत हो जाती है लैटराइट। और ये जो है संपूर्ण भूभाग के 3.7% क्षेत्र में है इसका विस्तार। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी चौथी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में मृदा हो गई। और इसका विस्तार जो है केरला में पाया जाता है ज़्यादा। वैसे तो लैटराइट कर्नाटक और तमिलनाडु में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार इसका केरल में पाया जाता है। और जो है यह मृदा, इस मृदा की जो उर्वरक क्षमता है या उर्वरता है वो काफ़ी कम होती है। और इस मृदा में जो है हम उर्वरकों का प्रयोग करके बागवानी फसलों का उत्पादन कर पाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि केरल में काजू, चाय, सिनकोना, रबड़, तो इनका जो उत्पादन होता है इसी लैटेराइट में होता है और उर्वरक की मदद से हम कर पाते हैं लैटेराइट में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मृदा है। अब 5वीं जो मिट्टी या मृदा है हमारी वो है मरुस्थलीय मृदा। तो जैसा कि नाम से ही पता है मरुस्थलीय मृदा है, तो ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में इसका विस्तार है और उसके बाद पंजाब के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और जलवाष्प दर जो है इस मृदा की अधिक होती है। तो आप देखते हैं कि नहीं, अब मरुस्थलीय क्षेत्रों में फसलों का उगना या छोटी छोटी झाड़ियाँ या घास ही उग पाती हैं, तो इसका जो है इसकी उर्वरक उत्पादन क्षमता कम होती है इस मिट्टी की। अब 6ठी मृदा जो है वो है हमारी पर्वतीय मृदा। इसको वन मृदा भी कहते हैं, यानी यह वनों में पाई जाती है ये मृदा। और इसका विस्तार जो है वह कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि हिमालय का डिवीज़न ऐसे जो है, ये देखिए यहाँ कश्मीर से और ये अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये जो वन वाला हिस्सा है यहाँ पे यह मृदा पाई जाती है। और वनीय मृदा होने के कारण जो है इसमें जीवाश्मों की अधिकता होती है और यह स्वभाव में अम्लीय होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि नहीं, जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगी, यानी यह मृदा जो है पर्वतीय या वनीय मृदा क्या है, अम्लीय स्वभाव की है, मतलब कि इसका पीएच 7 से कम है और इसमें जीवांशों की अधिकता होती है। अब जो 7वां मृदा का हमारे प्रकार है वो है पीट अथवा दलदली मृदा। तो इसका भी नाम से ही स्पष्ट है कि यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषकर जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं उसमें यह मृदा पाई जाती है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं, तो जितने तटवर्तीय भाग हैं ये, यानी आप कह सकते हैं कि जो मैंग्रोव एरिया के क्षेत्र हैं वहाँ पे ये गुजरात तक और ये बंगाल तक पाई जाती है। और जो है इसमें जैविक पदार्थ और नमक की मात्रा अधिक होती है। स्वाभाविक सी बात है कि नहीं, यहाँ समुद्र का पानी है यहाँ पे, तो इसमें जो है नमक की मात्रा अधिक होगी और इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। समुद्र में जैविक पदार्थ अच्छे पाए जाते हैं और इसका जो रंग होता है पीट अथवा दलदली मृदा का वो जो है नीला होता है। तो ये हमारी 7वीं मृदा हो गई। अब जो 8वीं मृदा है वो है लवणीय अथवा क्षारीय मृदा। तो यह भी नाम से स्पष्ट है कि अपने स्वभाव में लवणीय होगी और यह बेसिकली जो है गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और इसकी विशेषता है कि जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई ज़्यादा होती है तो उसमें सिल्ट का जमा हो जाता है और उसमें लवण की मात्रा होती है, इसलिए जो है यह कृषि के लिए अनुपयोगी मानी जाती है और सिल्ट को हटाना पड़ता है कई बार, तब जाके जो है इसमें हम खेती कर पाते हैं और उर्वरकों को मिलाते हैं। और ये इसीलिए अनुर्वरक भी होती है। और इसको भी हम कई स्थानीय नामों से जानते हैं, जैसे कई जगह हम देखते हैं इसको रेह कहते हैं हम लोग, इसमें फसलें नहीं होती, हम लोग कहते हैं कि नहीं रेह है, उत्पादन नहीं होगा। या ऊसर कहते हैं, अनुपजाऊ होता है। या कई जगह इसको कल्लर कहा जाता है। और इसमें जो है अगर फसलें उगानी हो तो इसमें लवण प्रतिरोधी फसलें उगाते हैं, जैसे जामुन हो गया, अमरूद हो गया, फालसा हो गया, बरसीम हो गया, इस तरह की जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो ये हमारा आज मृदा वाला चैप्टर हो गया। अब कल जो है हम वनस्पतियों पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है और वनस्पतियों का क्या महत्व है, आर्थिक महत्व और पर्यावरणीय महत्व। तो ये चीज़ें हो गई। अब जो है आप धीरे धीरे पिछले वीडियो को देखिए और उसके बाद जो है यहाँ से कंटिन्यू करिए और जो अगली क्लास होगी वो आपकी वो शनिवार को फिर इसी चैनल पे दे दी जाएगी। और कुछ भी आपको लगता है इस वीडियो से संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि नहीं इसमें मुझे क्या सुधार करना चाहिए और क्या आपको और चीज़ें देनी चाहिए। मैं जानबूझ के वीडियो का जो
टाइम है वो छोटा रख रहा हूँ ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो और छोटे टाइम के अनुसार आप जो है आराम से इसको कोई भी अपना काम करते समय देख लें आसानी से, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और बाकी तो किताब है ही जिसमें आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं किताबों से छान के लाऊं और आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में ये दे दूं, ताकि आप जो इसको देख लें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इससे तैयार हो जाएं। और बाकी जो आपको लगे कि नहीं, हाँ कुछ और भी चीज़ें छूट रही हैं जो मुझे बतानी चाहिए, तो आप मुझे बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। धन्यवाद।